बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे आज से जो है MTH 104 की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट हो रही है फाइनल टर्म के लिए। ठीक है, लेक्चर नंबर 23 से ये स्टार्ट है और पहला टॉपिक हमारा इसमें आता है ऑर्डरिंग ऑफ कार्डिनल नंबर। ठीक है, इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक था रियल नंबर एंड पावर ऑफ कंटिन्यू। तो ये हम करेंगे इसमें, क्योंकि मुझे नहीं पता ये मिड में इंक्लूड है या फाइनल में, मेरे पास हैंड्स आउट नहीं है। तो अगर होता तो मैं चेक कर लेती, अदरवाइज़ मैंने ये इसमें इंक्लूड कर दिया आप लोगों के लिए। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो सब के लिए सुनना ज़रूरी है, तो इसको काइंडली स्किप ना करना। और वीडियो हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर, लेकिन पहले जो ज़रूरी बातें हैं लेक्चर से रिलेटेड और उसके अलावा वो सारी हम जो है पहले सुन लें। ठीक है, पहली बात तो ये है कि 23 से लेके 45 तक हमारे जो फाइनल टर्म के लेक्चर हैं वो हर बंदे ने अटेंड करने हैं। ठीक है, हर मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो होते हैं पहला लेक्चर अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा भी कुछ कर लेते हैं, तीसरे चौथे पर फिर और नहीं देखते। ठीक है, तो मैंने इस दफ़ा सोचा है कि मैं आप लोगों के लिए लेक्चर स्टार्ट करवाती हूँ। तो उसमें सबसे पहले लेक्चर में ही, मतलब लेक्चर के पहले 5 मिनट तो आपने ज़रूर वीडियो वॉच करनी है कि उसमें मैं सारी समरी बताऊंगी। ठीक है, लेक्चर में, इस लेक्चर में जैसे कि अब हमारे पास क्या क्या टॉपिक हैं, इनके इंपॉर्टेंट फार्मूले जो है यूज़ होंगे, थोड़ा सा मतलब एक समरी सी बता दूंगी। ठीक है, ये सबको फ़ायदा देगी। जो लोग पूरी वीडियो नहीं भी देख सकेंगे उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इस लेक्चर में क्या है। सही है, तो जितने भी स्टूडेंट जो मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं वो 45 तक मुझे सारे चाहिए। ठीक है, एंड तक मुझे चाहिए आप लोग, कि आप लोग वीडियो के पहले 5-10 मिनट ज़रूर देखें कि आप लोगों को सारी समरी पता चल जाए। ये मेरा फ़ायदा नहीं है, आप लोगों का फ़ायदा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो प्रिपरेशन वीडियो जो है 1 घंटे से ज़्यादा की हो जाती है, मुझे सारे टॉपिक कवर करने होते हैं, थोड़ा थोड़ा करके मैं सबकी इंपॉर्टेंट चीज़ें ले लेती हूँ। लेकिन आप लोगों को पता है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का पेपर जो है ज़रूरी नहीं कि इंपॉर्टेंट चीज़ें आएँ, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें भी ज़रूर उसमें आ जाती हैं। तो मैं जो है अपनी तरफ से सारे जो रिपीटिव होते हैं, जो पास्ट जितने भी पेपर्स हैं उनमें रिपीट हो रहे होते हैं, ये जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं मैं वो सारी इंक्लूड करती हूँ। ठीक है, प्रिपरेशन वीडियो में। लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं जो रह भी जाती हैं, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो 2-3 घंटे की तो नहीं बन सकती। तो इस तरह ये होगा कि हर लेक्चर के की पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे पहली 5-10 मिनट देने से। ठीक है, तो सारे लेक्चर्स आपने इनको इसी तरह अटेंड करने, 5-10 मिनट हर लेक्चर को देना है। अभी तो ये मैं कुछ इंपॉर्टेंस बातें बता रही हूँ आपको, उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करूँगी तो आपको ऐसे ही बताऊँगी कि इस लेक्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या पढ़ना है आप लोगों ने, क्या क्या होगा, और फिर हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन जिन बच्चों ने नहीं भी सुननी ना सुने, अपना फ़ायदा है आप लोगों का, सुनते हैं नहीं सुनते, लेकिन ये पहले 5-10 मिनट ज़रूर दें कि आप लोगों को समझी पता चल जाए। दूसरी बात ये है कि मैं वीडियो आपको जैसे ही लेक्चर समझाती हूँ आप लोगों ने जाके कमेंट में ज़रूर जो है करना है कमेंट, अगर तो कोई मिस्टेक हुई है मेरी। ठीक है, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी मिस्टेक होती है, ये मैं जो है हर हर अपनी वीडियो में बोलती थी मिड टर्म में, लेकिन अब मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं हर वीडियो में ये सारी चीज़ें रिपीट करूँ। इसलिए मैं फर्स्ट लेक्चर में जो चीज़ें आपको बता रही हूँ ये सारे लेक्चर्स में आपने इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, पहली तो ये कि हर लेक्चर को 5-10 मिनट देने। ठीक है, दूसरी बात ये है कि हर लेक्चर के कमेंट जाकर कमेंट चेक करने हैं आपने। अगर तो मेरी मिस्टेक नज़र आती है पहले तो आप लोगों ने कमेंट में करनी है जाके, मैं उसको चेक करूँगी, मेरी मिस्टेक हुई मैंने आपको इसका रिप्लाई भी दूँगी कि ये सही आंसर है, कि आपको कुछ समझ ना हो तो वो समझाऊँगी। और अगर आप लोगों को कोई मिस्टेक नज़र नहीं आती, सारा कुछ समझ आता है, फिर भी कमेंट आपने चेक करने, कि ऐसा हो सकता है कि आपसे कहीं मिस्टेक मेरी रह गई हो। ठीक है, या तो ऐसे हो सकता है कि किसी बच्चे का कमेंट आप लोगों को बहुत फ़ायदा दे, उनका क्वेश्चन हो और वो आपको भी समझ आए कि हाँ ये भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो ये ज़रूर है, कमेंट आप लोगों के फ़ायदे के लिए होते हैं, मेरा उसमें कोई भी नहीं होता। मैं हर बंदे को वैसे ही रिप्लाई करती हूँ कि मैं समझती हूँ कि उसको मैं पूरा खाली समझा ना दूँ वीडियो के थ्रू, उनको एक्सप्लेन भी करूँ जो उनके जो है क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने कमेंट ज़रूर चेक करने हैं और हर कमेंट को पढ़ना भी है। ऐसा हो भी सकता है कि कोई जो आपका क्वेश्चन हो वो किसी और ने पहले पूछा हो और मैंने उसका रिप्लाई किया हो उसको, तो वो आपको उससे अपना रिप्लाई आंसर मिल सकता है। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि मेरा रिप्लाई लेट हो जाता है, आपने नेक्स्ट लेक्चर में जाना होता है और पहले वाले के कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं, तो आपको कमेंट से ही रिप्लाई मिल सकता है। ठीक है, किसी और ने किया और उसके कमेंट में आपको, तो ये भी क्या करें। तीसरी बात यह है कि जो वीडियो में क्वेश्चन हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी भी पॉइंट पर, आपने वो टाइम मेंशन करना है कमेंट में। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन नहीं कर लेना कि ये चीज़ कैसे है, क्योंकि मैं पूरी वीडियो नहीं चेक कर सकती कि ये क्वेश्चन मैंने कहाँ करवाया है, क्या कहाँ पर है ये जो आप पूछ रहे हैं। तो आपने टाइम मेंशन करना है, मैं उस टाइम पे क्लिक करती हूँ, मैं उस जगह पे पहुँच जाती हूँ जहाँ पर आपका क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ मिस नहीं करनी।
कि पिछले जो है मेरे मिड टर्म में बहुत सारी ये चीज़ें हुई हैं रिपीटिवली, तो इसलिए मैंने कहा मैं ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर कर दूं, क्योंकि एक कमेंट बंदा करता है कि ये क्या है, इसका क्वेश्चन पूछते हैं, फिर मैं उनको कहती हूँ नेक्स्ट कमेंट में कि मुझे टाइम मेंशन करें, फिर वो टाइम मेंशन करते हैं, 4-5 कमेंट ऐसे आप लोगों का टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपने डायरेक्ट टाइम मेंशन करना है और क्वेश्चन पूछना, ठीक है। और ये सारी मेन बातें थी लेक्चर से रिलेटेड। इसके अलावा मैं जो और इम्पॉर्टेंट जो हमारी ज़िंदगी के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी, ठीक है। जितनी भी मेरी गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं ऑनलाइन जो है ज़ूम पर क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, कुरान क्लास तजवीद की, ठीक है। तो आप लोगों को दुनिया के लिए मतलब हर इंसान के पास बहुत टाइम होता है, मोबाइल पे टिकटॉक देखना, इंस्टाग्राम देखना, अपने पेपर यूनिवर्सिटी को भी टाइम दे देना किसी ना किसी तरह, लेकिन हम दीन को नहीं टाइम देते, बिल्कुल अल्लाह को नहीं देते। दुनिया में क्या हालात चल रहे हैं, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, हमें नहीं पता कब हम पर ये सब कुछ हो, तो हमने अपनी आखिरत के लिए भी कुछ जमा करना है थोड़ा बहुत। तो इसलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी ऑनलाइन तजवीद क्लास, ठीक है। उस पर ये होगा कि मैं सारी जितनी भी स्टूडेंट होंगी एक साथ ही आधे घंटे की क्लास होगी, और आधा घंटा आप लोग अल्लाह के लिए तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हम तजवीद के साथ जो है कुरान पढ़ेंगे। मेरी ख़ुद कुरान क्लास होती है, मैं जाती हूँ मदरसे 1 घंटे के लिए, तो उसमें मैं दुआएँ हदीसें जैसे ही वहाँ का मेरा शेड्यूल होता है, दुआएँ एक दिन पढ़ते हैं, हदीसें पढ़ते हैं, तजवीद पढ़ते हैं, हम नाजरा करते हैं, हम याद भी करते हैं। वैसे ही आप लोगों की मैं रूटीन बनाऊँगी, वैसे ही आप लोग जो है दुआएँ भी करेंगे, हदीसें भी याद करेंगे, और जो है कुरान का कुछ हिस्सा भी याद करेंगे, साथ में तजवीद भी आपकी अच्छी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ मेरी सारी जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं जिसमें बहुत मुझे कमेंट भी लड़कियां करती हैं, उनके लिए भी लाइवा है, एक नायाब है, ये 2 मुझे नाम याद हो गए क्योंकि इनके कमेंट मैं हर वक्त दिखती हूँ। तो उनके लिए मैं स्पेशली कहूँगी अगर आप लोग नहीं टच इस चीज़ के साथ तो मोस्ट वेलकम, आप लोग ज्वाइन करें इस क्लास को, ठीक है। कमेंट करें, मैं आप लोगों को जो है लिंक शेयर करूँगी और हम अपना ग्रुप बनाएंगे। और ये जो है ठीक है सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़के अपना बंदोबस्त कर लें। और जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं अब अपना लेक्चर, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है रियल नंबर एंड पावर ऑफ कंटिन्यूम। अब इसका एक थ्योरम है, ठीक है। इस MTH 104 है, इसमें बहुत सारे थ्योरम्स हैं। तो आपने जो है डेफिनेशन से मैंने जैसे बताती हूँ, क्योंकि थ्योरम बहुत से प्रॉब्लम करते हैं, हर बच्चे को तकरीबन प्रॉब्लम करते हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत ये होगा कि आपने कुछ चीज़ें याद रखनी होगी, कुछ चीज़ें आपको स्टेटमेंट से समझ आएंगी। तो आप लोगों ने ये नहीं है कि बिल्कुल आप लोग इसमें समझेंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं जो हमें खुद एज्यूम करनी होती हैं, ठीक है। तो वो तो उस थ्योरम के हिसाब पे होंगी, हर थ्योरम में तो चेंज होता है, तो कुछ चीज़ें आपने याद करनी होंगी, सही है। अच्छा, हमारे पास थ्योरम क्या है, द यूनिट इंटरवल 0 and 1। यूनिट इंटरवल कहते हैं, ये मैंने जब बाउंडेड एंड इनबाउंडेड बढ़ाया था ना, अपर बाउंड लोअर बाउंड, उसमें ये आया था यूनिट इंटरवल, ठीक है। तो ये यूनिट इंटरवल होता है 0 और 1 इस नॉन डीन्यूमरेबल। एक होता है डीन्यूमरेबल जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा, एक होता है नॉन डीन्यूमरेबल। डीन्यूमरेबल में मैंने सारे बताए थे आपके पास, एक तो वो होते हैं काउंटेबल सेट, फाइनाइट सेट होते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो कि हमारे पास नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ये जो छोटे छोटे सेट रियल नंबर के अंदर जो सब सेट होते हैं रियल नंबर के, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, ये सारे डीन्यूमरेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको 1 to 1 करस्पॉन्डिंग कर सकते हैं नेचुरल नंबर के साथ, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर के साथ हम इसको वो कर सकते हैं, 1 to 1 करस्पॉन्डिंग बाइजेक्टिव कर सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। दूसरी साइड पर होते हैं नॉन डीन्यूमरेबल। पहले मैं ये आपको थोड़ा सा रिवाइज करी हूँ क्योंकि मिड के बाद 22 लेक्चर के बाद या अभी 23 में ज़रा गैप आ गया है, तो आप लोगों को ज़रा वो चीज़ें भी रिकॉल हो जाए कि क्या था ये डीन्यूमरेबल क्या है, ठीक है। और नॉन डीन्यूमरेबल दूसरी तरफ होता है रियल नंबर का सेट, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि ऐसे नंबर आ जाते हैं जिसमें गैप आ जाता है, जिनको हम 1 to 1 करस्पॉन्डिंग नहीं कर सकते। जैसे रियल नंबर है, उसके बीच में हमारे पास गैप आ जाता है, ठीक है। इसकी ये बात होती है कि गैप आ जाता है, रियल नंबर इसकी एग्जांपल है। क्योंकि अब देखें जैसे ये 0 और 1 है, 0 और 1 के अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं, 0.00009, 0.00000 कितने भी आ सकते हैं ना। तो 0 और 1 के बीच में हम देखें तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिसमें गैप आ जाता है 0 और 1 के पास, तो हम उसको कहते हैं कि ये यूनिट इंटरवल है वो क्या है, डीन्यूमरेबल है, ठीक है। अब ये थ्योरम दिया है, इसका हमने प्रूफ करना है। तो प्रूफ हम कैसे करते हैं, आप अब देखिए प्रूफ। अच्छा, एक स्टूडेंट थी जिन्होंने प्रूफ किया था पेपर में, और उन्होंने एग्जांपल के थ्रू जो है कर लिया था कि उन्होंने मुझे कहा मैंने प्रूफ ऐसे किया कि A सेट बनाया है, B सेट बनाया है, मतलब नंबरिंग देकर उस तरह मैंने प्रूफ किया। इस तरह का कोई पेपर में क्वेश्चन आया था कि A B इज इक्वल टू B C, देन
विच इज़ इक्वल टू ए सी, मतलब हमारे पास रिलेशन में शायद ट्रांजिटिव रिलेशन की प्रूव आया था उनके पास ना। तो उन्होंने जो है उसको फिर इस तरह किया था कि जो है उन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू कर दिया था। तो मैंने आप लोगों को एक दफ़ा पेपर में कहा था कि आप इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन वो तब जब आपके पास अगर प्रूव उस तरह ना मांगा हो, ठीक है। तो दूसरा ये कि वो अगर तरीका आप लोग कर भी रहे हैं तो उसमें फिर आपने ये ख्याल रखना है कि जो आप एज्यूम कर रहे हैं वो ठीक है। ए और बी अगर एक दूसरे के इक्वल है तो वो इक्वल के लिए उनके नंबर सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ कार्डिनलिटी उनकी सेम होनी चाहिए, 1 2 उसकी कार्डिनलिटी इसकी भी 1 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो वो उस सेंस में जाता है। अब यहाँ पर प्रूफ जो है हम उस तरह करेंगे कि हर हर तरह का प्रूफ चेंज हो जाए। जैसे कि हमारे पास हम करते थे बिल्डर फॉर्म की, वो अलग प्रूफ होते थे। अब ये जो प्रूफ है ये थोड़ा चेंज है। हमने क्या करना होता है, लेट आई इज़ डी न्यूमरेबल। अब हम क्या करें, आई को एज्यूम कर रहे हैं कि वो डी न्यूमरेबल है। यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा ऊपर थ्योरम में कि वो क्या है, नॉन डी न्यूमरेबल। तो हम पहले डी न्यूमरेबल उसको लेट करेंगे और फिर जब हमारी एजम्पशन गलत हो जाएगी तो हम कह देंगे कि आई क्या है, नॉन डी न्यूमरेबल, ठीक है। तो हमने पहले लेट के आई इज़ डी न्यूमरेबल। तो डी न्यूमरेबल के पास पता है आपको कि वो क्या होता है, उनका एक सीक्वेंस होता है जिसको हम 1 to 1 को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर के साथ। तो हमने आई को एक सीक्वेंस के थ्रू कर दिया, x1 x2 x3, मतलब एक सीक्वेंस बना दिया, ठीक है। ठीक है, तो सीक्वेंस बना दिया। आप इसको ए बी सी भी लिख सकते हैं, कुछ भी और लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब A1 A2 A3 कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको कुछ और वर्ड सैम्पल यूज़ करने होंगे, सही है। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। अब हमने यहाँ पे ले लिया कि आई जो है डी न्यूमरेबल हमारे पास है, उसका सीक्वेंस क्या होगा, फिर सीक्वेंस होगा ना अगर डी न्यूमरेबल है, x1 x2 x3 और डॉट 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 लगा दिया, मतलब ये सीक्वेंस चलता जाएगा। अब हमारे पास पता है आपको कि डी न्यूमरेबल सेट है, तो इसमें हमारे पास यूनिट इंटरवल को देखें 0 और 1 को, तो 0 के अंदर भी हमारे पास 0 से 1 तक जाने के बीच में भी हमारे पास नंबर है ना। यहाँ पर देखिए मैंने ये एग्जांपल आपको करवाई है कि 0 को अगर देखें तो ये कैसे बना है, 0.00000 ही चल रहा है। 0.1 है तो वो कैसे चल रहा है, 0.0999, मतलब 9 है तो इसको एक दे दिया तो हमने ये 1 बन गया। आपको पता है ना पॉइंट के बाद अगर 5 के से बड़ा नंबर आ जाता है तो वो हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो ये 9 है तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 1, तो 0.1 बन जाएगा। इसी तरह 0.5 कैसे बना, 0.49999, मतलब 9 से इसको एक दे दिया तो ये 5 बन गया। और 1 के लिए क्या होगा, 0.9, मतलब ये एग्जांपल के थ्रू बताया है कि 0 से 1 के दरमियान आपके पास बहुत सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले x1 एक सीक्वेंस है उसके नंबर बता दिए कि वो क्या होगा, 0 से A1 हो जाएगा, 1 1 लगा दिया क्योंकि हमने A ही लेना है ना, x2 ये सारे x हैं तो हमने इनको भी A ही लेना है, तो इसलिए हम A11 कर लेते हैं। फिर A22 A12 A13 और ये कहाँ तक जाएगा, A1n तक जाएगा। मतलब x के अंदर पहले 0 के हमने बताया कि 0 से लेके जा रहे हैं। फिर x2 के अंदर 0.A22 A21 A22 A23, मतलब ये अब 2 से जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये लगाया 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1, फिर 2 3 1, सही है। इस तरह पहले 1 1 2 1 3 1 इस तरह जाएगा, 1 2 3 है ना। तो इसलिए हमने इसको इस सीक्वेंस से चलाया है कि पहले 0 के जा रहे हैं फिर 0 x2 के से जाएंगे। इस तरह आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं। अगर आपको 1 2 2 2 ये कन्फ्यूज़ करें तो आप इसको कुछ और ले सकते हैं। यहाँ पर हमने इसलिए ए दिया है कि ए इसके अंदर एक ये ही टर्म चल रही है, ठीक है। x1 x2 x3 एक ही टर्म है ना, x की टर्म है, तो इसलिए हमने इसमें भी ए को ही रखा है, एक को रखा है। यहाँ पे ए को आप कुछ और ए के साथ नीचे जो नंबर है कोई और नंबरिंग भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये हो कि एक ए ही रहेगा, सही है, ठीक है। हमने अब बता दिया कि ये x1 इसके अंदर भी ये सारे नंबर्स हैं, जैसे ये 0 के अंदर बता दिया हमने, x2 के अंदर ये वाले सारे नंबर्स आ सकते हैं, x3 के अंदर ये वाले सारे आ सकते हैं, ठीक है। हमने बता दिया एक लेवल बता दिए कि ये जो डी न्यूमरेबल सेट है इसके अंदर हमारे पास जो नंबर्स हैं वो किस फॉर्म में जा सकते हैं आगे, और भी 0 से लेके 1 तक जाने में कितने स्टेप्स जा सकते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर लिखा है कि ये जो है हमारे पास नंबर्स 0 1 2 कहाँ तक जा सकते हैं, 9 तक, मतलब 9 के बाद फिर नंबर चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। पहले 0 है, फिर 4 आ गया, फिर 5 आएगा, 6 7 और 9 तक आएंगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो 0.1 लगा है ना, इसके बाद 0.001 भी हो सकता है, 0.00001 भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब 1 में आने में इनके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं जो कि कहाँ से होंगे, 0 से लेकर 9 तक ही होंगे। 9 से अगर आगे गया तो वो नंबर चेंज हो जाता है, ठीक है। ये बात हमने यहाँ पे एक टिप डाल दिया, ठीक है। अब क्या हुआ नेक्स्ट में, जैसे कि हमने एक कंस्ट्रक्ट किया था आई x1 x2 किया था, अब यहाँ पे हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया है, लेट कंस्ट्रक्ट न्यू रियल नंबर। अब दूसरा रियल नंबर हमने y ले लिया। अब y के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे 0 b1। अब जैसे उसके लिए हमने a लिया था, इधर 0 के साथ 0 पॉइंट क्या लेंगे, b1 b2 b3 लेंगे। फिर y को हम y1 y2 उसी तरह भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही लिखा है y को, y इज इक्वल टू 0
देखिए जैसे B1 है ना, वहाँ पे क्या था, A1 था, A2 था। अब हमने इन दोनों को एक दूसरे के साथ करस्पॉन्ड करके देखना है कि अगर ये 1 to 1 करस्पॉन्डिंग होगी तो हम कहेंगे ये डिन्यूमरेबल है, अगर करस्पॉन्डिंग नहीं होगी तो ये डिन्यूमरेबल नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखें विच बिलोंग टू आई, अब ये y को भी हमने i में बिलोंग कर दिया, मतलब एक सेट है i, उसके अंदर x की भी हों और y भी हों, ठीक है, मतलब x1 x2 x3 भी हों, y1 y2 y3 भी हों। लेकिन अब देखें ये x और y एक दूसरे के इक्वल तो नहीं है ना, मतलब x के जो मेंबर हैं वो a वाले थे, y के जो है वो b वाले थे, तो a और b एक दूसरे के इक्वल है, नहीं है इक्वल। यहाँ पे देखें यही बात लिखी है कि B1 इज नॉट इक्वल टू A11। A1 मतलब क्या है, पहला मेंबर है, B1 ना इक्वल है 0 के, B1 तो 0 भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, 0 पॉइंट, जैसे कि 0.001 मैंने लिखा था, ये 0.006 कर दें कुछ भी, क्योंकि 1 और 0 के दरमियान तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह ना B2 इक्वल है A22 के, ना B2 0 के इक्वल है, इसी तरह ना B3 की बात कर लें, नहीं इक्वल है A31 के, ना B3 इक्वल है 0 के, ठीक है। तो यही चीज़ है जो ए की हमने लिखी थी, यहाँ पे हमने बी के साथ कर दी, जैसे पहले एक्स को हमने लेट किया था एक रियल नंबर, यहाँ पे वाई को लेट कर दिया, ठीक है। अब हमने ए एक्स और वाई इसलिए लेट किया कि हमने उसको करस्पॉन्ड बताना है कि ये एक दूसरे के करस्पॉन्ड नहीं है, तो हमने कह दिया देयरफॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, हेंस आई इज डिन्यूमरेबल। क्यों आई डिन्यूमरेबल, क्योंकि ये 1 to 1 करस्पॉन्डिंग नहीं हो रही इसमें, ठीक है। आपको अब पूरी इस थ्योरम में, यहाँ पे ये थ्योरम खत्म होता है, इस पूरी थ्योरम में मुझे पता है ये चीज़ कंफ्यूज कर रही होगी, ठीक है। आप लोग मुझे पूछेंगे ये A11 क्या है, A22 क्या है, आप आसानी के लिए इसको कुछ और ले लें, कुछ और नंबर एज्यूम कर लें, लाइक जैसे कि x1 x2 x3 है ना, तो आप इसको आप अगर ये नंबर लेट सपोज यही ले लेते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे 0 0 लगाए, ठीक है, ऐसे कर लें, x1 इज इक्वल टू 0 पॉइंट, ये पहला वाला 0 0 0, फिर दूसरा क्या है 0.009, फिर इस तरह 0 पॉइंट कुछ और, ठीक है। इस तरह x2 के लिए आप कोई और नंबर ले लें, इनमें से कुछ और ले लें, 0.4 ले लें, फिर 999 ले लें, इस तरह x2 के लिए आप, ये नंबर्स है ना इसलिए कंफ्यूज करेंगे, इसलिए मैंने ABC लिया, ठीक है, थ्योरम में इसलिए ABC लिया है कि ये ABC तो कोई भी नंबर नहीं है। यहाँ पे x3 कोई और नंबर ले लें, फिर y के लिए आपने डिफरेंट नंबर लेने हैं, क्योंकि 0 और 1 के दरमियान बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, सही है। हमें क्या पता कि ये 0.00 कहाँ तक जा रहा है, ये तो काउंटेबल नहीं है, ये तो इनफाइनाइट है, इसलिए ये क्या है डिन्यूमरेबल है। अब फाइनाइट भी इनफाइनाइट भी डिन्यूमरेबल होते हैं ना, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 0 और 1 का इंटरवल इनफाइनाइट नॉन डिन्यूमरेबल आता है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, इक्वल नहीं हो रहा। हमने अगर रियल नंबर के अंदर से सेट लिए, इसको आप इस तरह भी समझें कि एक रियल नंबर का सेट है, उसके अंदर बहुत सारे सेट है ना, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर, इंटीजर, तो हर सेट के बीच में कोई पॉइंट मिस हो जाते हैं, ठीक है, गैप आ जाता है। जैसे पूरी एक लाइन है और उसमें हमने सेट बना लिए, ब्रैकेट बना लिए, ऐसे 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 हमने कह दिया कि इस लाइन के अंदर ये थोड़े थोड़े कॉलम, तो ये जो बीच में गैप आ रहा है, एक दीवार और दूसरी दीवार बनाने के, ऐसे तो नहीं होता ना कि दो घर बन रहे हैं और वो एक ही दीवार पे बन रहे हैं, दो दीवारें खड़ी होंगी ना, एक घर की एक दीवार खड़ी होगी, दूसरे घर की दूसरी, तो दोनों के बीच में जो थोड़ा सा गैप आ जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि वो गैप की वजह से वो नॉन डिन्यूमरेबल हो जाता है, ठीक है। ये इस तरह एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया कि थोड़ा आप लोगों को समझ आए कि क्या बात है, ठीक है। तो अब ये प्रूफ आप लोगों ने जो है इस यूनिट इंटरवल से ही निकालना है कि यूनिट इंटरवल 0 और 1 है ना, आप लोग अपनी याददाश्त के लिए, अपनी याद दहानी के लिए रखें कि हमने इसको x लेना है, एक को y लेना है। x के हमने वो बनाने x1 x2 x3, y के हमने बनाने y1 y2 y3, फिर दोनों को इक्वल करना है कि x1 इज़ नॉट इक्वल टू y1, x2 इज़ नॉट इक्वल टू y2 और x3 इज़ नॉट इक्वल टू y3, विच मीन दिस इज नॉन डिन्यूमरेबल, ठीक है। अपनी आसानी के लिए आपने ऐसे करना। नेक्स्ट आता है हमारे पास पावर ऑफ कंटिन्यूम। ये अब मैंने थोड़ा सा पिछला ही पार्ट लिया, इसके बाद हम अपना ऑर्डरिंग नंबर की तरफ जाएंगे। इसमें अब क्या होता है, पावर ऑफ कंटिन्यूम क्या होता है कि हम साइज बताते हैं डिन्यूमरेबल नॉन डिन्यूमरेबल का, ठीक है, नॉन कि एक सेट की का। अब देखें इफ सेट ए हैज़ द सेम कार्डिनलिटी एज अ यूनिट इंटरवल, सेम कार्डिनलिटी अगर यूनिट इंटरवल के साथ होगी तो वो क्या होगा, हमारे पास नॉन डिन्यूमरेबल होगा ना, क्योंकि यूनिट इंटरवल जो होता है हमारे पास रियल नंबर के साथ उसकी कार्डिनलिटी सेम होगी, क्योंकि रियल नंबर भी नॉन डिन्यूमरेबल होता है, सही है। हमारे पास नॉन डिन्यूमरेबल होता है, हमारे पास डिन्यूमरेबल क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर के साथ जिनकी कार्डिनलिटी सेम हो, लेकिन यूनिट इंटरवल की तो नहीं हो रही क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे गैप्स आ रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास इस सेट के पास यूनिट इंटरवल के पास क्या होगा, पावर ऑफ कंटिन्यूम होगा, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल ऐसे देखें। अच्छा, एक तो हमारे पास यूनिट इंटरवल होता है ना, मतलब जो इंटरवल की फॉर्म में होता है, और दूसरा क्या होता है जो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं,
नॉन न्यूमरेबल। ठीक है, ये बात याद रखना है कि हमारे पास नॉन न्यूमरेबल में एक यूनिट इंटरवल आता है, इंटरवल सही है। इंटरवल में हमारे पास ओपन इंटरवल आ सकता है, क्लोज इंटरवल आ सकता है, या दोनों साइड से ओपन क्लोज आ सकता है। ठीक है, तो ये इन सारों के पास क्या होगा, पावर ऑफ कंटिन्यूम, क्योंकि ये सारे क्या है, नॉन न्यूमरेबल। ठीक है, ये टॉपिक है नॉन न्यूमरेबल के लिए, सही है। अब इसका एक हमारे पास थ्योरम आता है, वो थ्योरम इस तरह है कि हमारे पास बताएं कि यूनिट इंटरवल हमारे पास उसके पास पावर ऑफ कंटिन्यूम है कि नहीं। तो हमने इसके लिए यही प्रूफ यूज़ करना है जो हमारे पास ऊपर है, ये सेम प्रूफ इसमें यूज़ हो सकता है, लेकिन आपने थोड़ी चेंजेस क्या करनी है यहाँ पे आप लोग, क्योंकि इसमें भी यही बता रहे हैं ना, यूनिट इंटरवल हमारे पास नॉन न्यूमरेबल है। तो जब यूनिट इंटरवल नॉन न्यूमरेबल होगा तो नॉन न्यूमरेबल क्या होता है, उसके पावर ऑफ कंटिन्यूम होता है। तो आपने इस प्रूफ के में थोड़ी सी चेंजेस इस तरह करनी होती है कि आप लोग लिख लेंगे यूनिट इंटरवल इज नॉन न्यूमरेबल एंड हैज सेम कार्डिनलिटी एज ए रियल नंबर। ये रियल नंबर की ही, रियल नंबर क्या होते हैं, नॉन न्यूमरेबल होते हैं, और यूनिट इंटरवल भी क्या है, नॉन न्यूमरेबल है। तो इसका क्या मतलब कि इसके पास क्या है, हैव अ पावर ऑफ कंटिन्यूम। ठीक है, इस थ्योरम में भी यही चीज़ें यूज हो सकती हैं। अब मैंने इसके लिए सेपरेट थ्योरम नहीं करवाया है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है ये पहला वाला थ्योरम भी आप लोगों को कन्फ्यूज़ कर रहा होगा। तो नए नए जितने थ्योरम इंक्लूड करेंगे वो आप लोगों को कन्फ्यूज़ करते रहेंगे। तो इसलिए आप ये वाला ही थ्योरम का मतलब सारा स्टेप्स जो है इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी चेंजेस ये हो कि आप इस स्टेटमेंट के हिसाब पे जो है आप अपना थ्योरम करें। जैसे मैंने आपको बताया हेंस, देयरफॉर, ये सारी चीज़ें यूज़ करें, और अपने इसी स्टेटमेंट को जो है एंड पर प्रूफ करने के लिए जो स्टेटमेंट दी हो वो इंक्लूड कर दें। ठीक है, हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, चलते हैं हमारे पास कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर तो आपको कार्डिनलिटी तो पता है कि क्या होता है, किस सेट में कितने एलिमेंट है, कोई भी सेट हो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उसको हम कहते हैं कि इसकी कार्डिनलिटी क्या है। ठीक है, और ये डिनोट होता है इस तरह के सैंपल से, या तो एन ए लगा देते हैं कि हम कहते हैं ना नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इस सेट में, तो एन लगा देते हैं, या इस तरह, और या तो कार्ड ए लिखते हैं। हम ज़्यादातर ये वाला सैंपल यूज़ करेंगे। ठीक है, ये ज़्यादातर इस लेक्चर में यही यूज़ हुआ है। अब ये डेफिनेशन आप लोग पढ़ लें। ये इसमें यही कहते हैं कि सेम कार्डिनलिटी दो सेट की कब होगी, जब वो क्या होंगे, इक्विपोटेंट होंगे। इक्विपोटेंट मतलब कि उनकी कार्डिनलिटी सेम है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, उसके अंदर क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ के आए हुए हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो अब हमने ये लिखा है कि एक की कार्डिनलिटी सेम है बी के इफ़ एंड ओनली इफ ए क्या है, इक्विपोटेंट है बी के। सही है, ये बात इस तरह डिफाइन हुई। अब हमारे पास कार्डिनल नंबर दो तरह से हम पता करते हैं, एक फाइनाइट कार्डिनल नंबर होते हैं, एक इनफाइनाइट होते हैं। फाइनाइट कार्डिनल नंबर तो आपको पता है कि कैसे फाइंड होंगे, कि कितने, कोई भी फाइनाइट सेट है जैसे 1 2 3, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इसकी कार्डिनलिटी क्या है, 3। तो हमने लिख लिया ए की कार्डिनलिटी 3 है इफ़ एंड ओनली इफ ए इज इक्विपोटेंट टू 1 2 3, मतलब 3 एलिमेंट्स हो। अगर हमारे पास 5 एलिमेंट है तो उसकी कार्डिनलिटी 5 होगी। या तो ऐसे भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि नंबर्स ही हो, एस इज इक्वल टू 4 3 2, और पूछा हो कि इसकी कार्डिनलिटी क्या है, तो आपने नंबर्स काउंट करने 1 2 3, तो आपने लिखना है इसकी कार्डिनलिटी 3 है। ऐसे भी हो सकता है कि आपको सेट दिया हो और आपसे पूछा हो। अच्छा, एक और बात, ये एम्प्टी सेट जो होता है, यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा हुआ है, एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, 0, क्योंकि वो तो खाली है ना, सेट एम्प्टी सेट है, जैसे कि खाली ये सेट है, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो ये क्या है, इसकी कार्डिनलिटी 0 है। लेकिन एम्प्टी सेट के अंदर एम्प्टी सेट हो तो उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, एम्प्टी सेट के अंदर एक और एम्प्टी सेट है, मतलब इस सेट के अंदर तो कुछ है ना, एम्प्टी सेट है, तो उसकी कार्डिनलिटी 1 हो गई। ठीक है, जब भी किसी सेट के अंदर कुछ हो, एम्प्टी सेट हो या कुछ भी हो, तो उसकी कार्डिनलिटी फिर उस हिसाब पे काउंट होती है। लेकिन खाली अगर ऐसे एम्प्टी सेट हो, ये सॉरी ऐसे 5 ऐसे हो या ऐसे हो, तो उसकी कार्डिनलिटी फिर हम कहेंगे कि 0 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइनाइट कार्डिनल नंबर, इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर हमारे पास क्या होता है, इसको हम क्या कह सकते हैं, ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर। ठीक है, ये नाम भी यूज़ होता है और इनफाइनाइट भी यूज़ होता है। अब हमारे पास इसमें देखें तो इनफाइनाइट आपको पता है कौन कौन से सेट होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसकी भी इनफाइनाइट हो, एक नेचुरल नंबर होते हैं, एक हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, एक हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं, ये सारे हमारे पास फाइनाइट होते हैं ना। अब हमने इनकी कार्डिनलिटी देखनी है क्या। ठीक है, रियल नंबर फाइनाइट सेट की तो हमने काउंट करके बतानी होती है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम कुछ सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव हमारे पास इंटीजर है, उसकी कार्डिनलिटी क्या है, ये सिंबल देख रहे हैं आप लोग, एल्फ नॉट इसको कहते हैं, ये 1 ऐसे एन की तरह होता है और ये नीचे से नॉट होता है, एल्फ नॉट। तो पॉजिटिव नंबर हमें बता दिया गया कि उसकी कार्डिनलिटी क्या है, एल्फ नॉट। अब हमने एक चीज़ से और चीज़ें डिफाइन करनी है, कैसे। अब पॉजिटिव नंबर है कोई भी ए सच दैट उसकी कार्डिनलिटी है हमारे पास एल्फ नॉट, तब जबकि वो किसके इक्वल इक्विपोटेंट है, पॉजिटिव इंटीजर के। सही है, ए
ए इक्विपोटेंट होगा पी के पॉजिटिव इंटीजर के, तब ही उसकी कार्डिनैलिटी दोनों की सेम होगी। ठीक है, इक्विपोटेंट मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो दोनों की कार्डिनैलिटी भी इक्वल होगी ना। ठीक है, इसी तरह अब दूसरी बात है कि z इंटीजर जो है, आप हमें पता है कि वो इक्विपोटेंट है किसके, पॉजिटिव इंटीजर के। सही है, आपने ये पीछे लेक्चर्स में हमने ये डिफाइन की हुई है, ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है वो z के इक्विपोटेंट है। तो जब z के इक्विपोटेंट है तो उसका मतलब कि जब इसकी कार्डिनैलिटी एल्फ नॉट है तो इसकी भी एल्फ नॉट होगी। तो हमने यहाँ कह दिया कि z की कार्डिनैलिटी भी क्या है, एल्फ नॉट। फिर हमें पता है रैशनल नंबर भी इक्विपोटेंट है पॉजिटिव इंटीजर के, तो इसलिए नेशनल नंबर की भी हमारे पास कार्डिनैलिटी क्या आ गई, एल्फ नॉट। तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर की कार्डिनैलिटी पता चलने से हमारे पास रैशनल नंबर और इंटीजर दोनों की कार्डिनैलिटी निकल आई है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है ये रैशनल नंबर और जो है इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर, ये सारे हमारे पास डी न्यूमरेबल सेट है। ठीक है, ये बात तो हमने पीछे पढ़ी भी है ना लेक्चर में, ये सारे क्या है, इनफाइनाइट डी न्यूमरेबल सेट। सही है, अब हमारे पास दूसरी तरफ जो आता है यूनिट इंटरवल आता है। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, नॉन डी न्यूमरेबल है। ठीक है, ये चीज़ें कुछ याद करने वाली हैं आप लोग की, सुन के भी आप लोगों को ये याद हो जानी चाहिए। पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, ये सारे डी न्यूमरेबल होते हैं, और क्योंकि इसकी कार्डिनैलिटी क्या होती है, ये इक्विपोटेंट हो सकते हैं नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर के। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन हो सकता है, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग हो सकती है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, डी न्यूमरेबल। और दूसरी तरफ यूनिट इंटरवल इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके बीच में क्या आता है, 0 और 1 के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, बहुत गैप आ जाता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, नॉन डी न्यूमरेबल है। तो इसकी कार्डिनैलिटी सेम होती है सी के। ठीक है, ये सी बना हुआ है ना, इस सी से होती है। हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर की एल्फ नॉट से होती है और यूनिट इंटरवल की क्या होगी, सी से। अब आपको पता है यूनिट इंटरवल और जो है हमारे पास अच्छा, यहाँ से आप देखें यूनिट इंटरवल का बता दिया ना, अब हम इससे यूनिट इंटरवल से हम निकाल सकेंगे रियल नंबर की कार्डिनैलिटी, क्योंकि आपको पता है ये रियल नंबर भी नॉन डी न्यूमरेबल होता है और वो इक्विपोटेंट होता है किसके, यूनिट इंटरवल के। ठीक है, तो हमने अगर कोई सेट है ए और उसकी कार्डिनैलिटी क्या है, हमारे पास सी है, यूनिट इंटरवल के इक्वल है, तो इसका क्या मतलब है, ए क्या है, इक्विपोटेंट है यूनिट इंटरवल के। यूनिट इंटरवल किससे शो होता है, आई से होता है। अब हमारे पास रियल नंबर है, उसकी कार्डिनैलिटी भी हमारे पास जो है यूनिट इंटरवल के इक्वल होगी। कब, जब रियल नंबर इक्विपोटेंट होगा आई के। इसी तरह अगर यूनिट इंटरवल है, ये इंटरवल ए बी कोई भी हमारे नंबर ले सकते हैं, और ये ओपन इंटरवल है। ठीक है, ये इस तरह के ब्रैकेट का मतलब ओपन इंटरवल, इसकी कार्डिनैलिटी भी क्या होगी हमारे पास, सी के इक्वल होगी, क्योंकि वो नॉन डी न्यूमरेबल भी है और वो किसके इक्विपोटेंट है, यूनिट इंटरवल के। ठीक है, अब आपको ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए कि पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर और जो है इंटीजर, ये सारे हमारे पास इनकी कार्डिनैलिटी क्या है, एल्फ नॉट है। एल्फ नॉट क्योंकि वो इक्विपोटेंट है पॉजिटिव इंटीजर के। और यूनिट इंटरवल और जो हमारे पास होता है क्या कहते हैं, यूनिट इंटरवल और रियल नंबर जो कि नॉन न्यूमरेबल होते हैं, उनकी कार्डिनैलिटी किसके सेम होती है, सी के। ठीक है, दो बातें आ गई हैं, डी न्यूमरेबल, डी लिख देती हूँ, और नॉन, नॉन डी। ठीक है, डी न्यूमरेबल में हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर जो है जेड, इंटीजर्स और रैशनल नंबर क्यू। ठीक है, ये सारे जो हैं इनकी हमारे पास क्या हो गई, कार्डिनैलिटी क्या है, एफ नॉट। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास यूनिट इंटरवल आई आ जाता है और हमारे पास क्या आ जाता है, रियल नंबर आर आ जाता है। ठीक है, तो इन दोनों की कार्डिनैलिटी क्या है, हमारे पास सी है। ये चीज़ें याद रखें क्योंकि ये आगे जो है यूज़ होंगी, इससे और हम आइडेंटिटियाँ डिराइव करेंगे। सही है, अब यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिख दी है कि डी न्यूमरेबल जिसमें हमारे पास पी क्यू आर ये सारे आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, रैशनल नंबर और इंटीजर्स आते हैं, उनकी कार्डिनैलिटी क्या है, एल्फ नॉट। और नॉन डी न्यूमरेबल जिसमें हमारे पास यूनिट इंटरवल आता है और रियल नंबर आते हैं, उनकी कार्डिनैलिटी क्या है, सी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है कि ये आप लोगों को ये पॉइंट 2 याद हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्डरिंग ऑफ कार्डिनल नंबर। ऑर्डरिंग मतलब ऑर्डर कि हमारे पास क्या चीज़ पहले आएगी, या तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर पहले आए, जैसे कि नॉन डी, अब एक पूरा रियल नंबर है ना, कार्डिनल नंबर मतलब रियल नंबर पूरे, जिसमें हमारे पास डी न्यूमरेबल और नॉन डी न्यूमरेबल दोनों आते हैं। अब हमने किसको पहले रखना है, ऑर्डरिंग करनी है, ऑर्डर में कौन पहले आएगा। ठीक है, तो ये कैसे हमें पता चलेगा, हम कहते हैं लेट बी एंड ए 2 सेट है, जिसमें हम कहते हैं ए इज लेस देन इक्वल टू बी। अब हमने कैसे ए और बी को हमने इस तरह कर दिया कि ये बड़ा है और ये छोटा है, सॉरी बी बड़ा है, बी की तरफ मुँह है ना, और ए छोटा है, ये हमें कैसे पता चलेगा। हम क्या करते हैं कि एक तो बात ये है कि ये ऐसे पता चलेगा कि इसमें 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग हो, और दूसरा ये कि ये हमें सेट की देखने से पता चल जाएगा। जैसे अगर एक सेट है उसमें ए और बी है और दूसरा सेट है उसमें सी डी और ई है, और ये बाइजेक्टिव है। ठीक है, बाइजेक्टिव मतलब 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग दोनों में है, लेकिन इसमें एक नंबर एक्स्ट्रा भी है ना, तो इसका मतलब कि ये बी वाला बड़ा है क्योंकि इसकी कार्डिनैलिटी ज़्यादा है ए से।
ठीक है, ए से ज़्यादा हो गई कार्डिनलिटी, तो ये बात तब हमें समझ पड़ेगी कि ये कार्डिनलिटी किसकी ज़्यादा है, किसको हमने पहले रखना है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, उससे भी हमें समझ पड़ जाएगी। लेट एन बी अ फाइनाइट कार्डिनल। अब एन हमारे पास फाइनाइट कार्डिनल है, तो एन कहाँ से आया, किसी सेट का एन नंबर है ना, तो हमने इसको कैसे डिराइव करना है कि लेट ए बी अ फाइनाइट सबसेट, मतलब किसका, पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर है और इसका सबसेट बनाते हैं। इसका मतलब इसके बीच में से इसका सबसेट छोटा कर, ये बड़ा बना है ना, इसको मैंने छोटा बना दिया, जैसे 1 2 कर ले, ठीक है। ए कोई भी सबसेट है, ठीक है। तो अब आपको पता है ना कि ए इक्वल तो नहीं होगा ना, ए इसके इक्वल नहीं होगा। सबसेट मैंने ले लिया 1 और 2 ले लिया ना, ये इसका सबसेट है, मतलब इससे ही डिराइव हुआ, इस क्लास के स्टूडेंट है, इस क्लास का ग्रुप है। तो सबसेट तो आपको पता है क्या होता है, तो पॉजिटिव इंटीजर का ये सबसेट है और ये एक दूसरे के इक्वल तो नहीं है। पहली बात तो आपको नजर आ गई, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो हमने कह दिया कि ए इज नॉट इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या मतलब, ए छोटा है पी से, आपको देखने से ही समझ आ रही है, पी पॉजिटिव इंटीजर ज़्यादा है और इसका सबसेट तो इससे छोटा है। तो इसका मतलब है ए की कार्डिनलिटी क्या है, एन, ऊपर शुरू में ही जो कहती है, और पी की कार्डिनलिटी पॉजिटिव इंटीजर की तो आपको पता है एफ नॉट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे छोटे होंगे किससे, एफ नॉट से। तो हमने लिख दिया, इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि 0 इज़ लेस देन 1 इज़ लेस देन 2, मतलब आगे नंबर जा रहे हैं वो बड़े हैं, लेकिन जितने भी जाएंगे वो एफ नॉट से क्या होंगे, छोटे होंगे। सही है, जितने भी नंबर जा रहे हैं वो सारे एफ नॉट से क्या है, छोटे हैं। वैसे समझ लें कि एन कोई फाइनाइट कार्डिनल नंबर है। हमें अब इसको इस तरह डिफाइन करना है कि हमारे पास एक सेट है और उसका सबसेट पॉजिटिव इंटीजर हो गया, उसका सबसेट छोटा होगा ना उससे, तो ये हमें यहाँ से ही पता चल जाता है। ये आपको समझाने के लिए, ठीक है, ये कोई इस तरह नहीं है कि हम कहें कि ये क्वेश्चन और इसका आंसर कैसे आया, ये समझने के लिए एक छोटा सा प्रूव है कि आपको कह दिया कि अगर कोई फाइनाइट नंबर है तो उसका कैसे, कोई एन नंबर है फाइनाइट, तो उसको हम कैसे कहेंगे कि इसकी किस तरह अरेंजमेंट होगी। तो एन अगर कोई नंबर है तो वो हमें पता है कि पॉजिटिव नंबर से छोटा है, क्योंकि हम इस तरह डिफाइन करके भी देख लेते हैं। पी अगर हमारे पास कोई रियल नंबर है तो उसका सबसेट उससे छोटा है। तो हमारे पास ये ए जो है, इनको तो हमने कह दिया कि ये एन है, ठीक है, और पी हमें पता है कि ये क्या है, एल्फ नॉट। तो जितने भी नंबर होंगे वो एल्फ नॉट से छोटे होंगे, ये यहाँ पे डिफाइन होंगे। दूसरी चीज़ है, अगर पी हमारे पास, अब पी और आई है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा यूनिट इंटरवल है। अब इसमें हमने देखना है कि वो एक दूसरे के इक्वल है या एक छोटा और एक बड़ा है, ठीक है। तो आपको पता है, तो ये तो इक्वल ना हुए, इक्वल इसलिए नहीं है कि ये डिनमरेबल है और ये नॉन डिनमरेबल है, ये तो हमें पता चल ही गया है, इसके बीच में 1 to 1 करस्पॉन्डिंग नहीं है, तो इसलिए हमने कह दिया कि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। दूसरी तरफ ये देखें, ये छोटा और बड़े की बात जहाँ पर है, पी की आपको पता है कि कार्डिनलिटी क्या है, एल्फ नॉट, और सी की आपको, आई की कार्डिनलिटी आपको पता है कि क्या है, सी, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं एंड जो हो पॉजिटिव है वो यूनिट इंटरवल से क्या है, छोटे हैं। सही है, तो ये यहाँ पे एक छोटी सी ये एमसीक्यूज के हिसाब पे आपके लिए पॉइंट है कि ये भी पॉइंट और ये वाला भी पॉइंट, ठीक है। ये आगे जो है हमारे पास यूज भी हो सकते हैं कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो छोटे होते हैं किससे, एल्फ नॉट से, और आगे वो किससे छोटे होते हैं, सी से। मतलब कि पहले एन आते हैं, जितने भी नंबर्स हो वो छोटे होंगे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर से, उसकी कार्डिनलिटी मतलब एल्फ नॉट से वो छोटा होगा, एल्फ नॉट किससे छोटा है, सी से। तो सबसे बड़ा क्या है, सी, फिर क्या है एल्फ नॉट और फिर एन, ठीक है। ये सॉरी नज़र नहीं आ रहा, सबसे पहले क्या है, एन जितने भी नंबर्स हैं और वो छोटे हैं किससे, एल्फ नॉट से, पॉजिटिव इंटीजर की कार्डिनलिटी से, और वो छोटे हैं किससे, यूनिट इंटरवल की कार्डिनलिटी से, ठीक है। तो ये आपके पास एक एमसीक्यूज के हिसाब पे इसमें जितनी भी ये चीज़ें थी ना, ये वाली चीज़ मेन पॉइंट ये है कि आपको ये बताना है कि एन छोटा है एल्फ नॉट से, और दूसरा मेन पॉइंट ये है कि एल्फ नॉट छोटा है किससे, सी से, यूनिट इंटरवल से। ये 2 पॉइंट मेन है जो आपने समझने हैं। ये आपके पास क्वेश्चन के हिसाब पे पेपर में नहीं आएगा कि आप कहेंगे ये कैसे आया है, ये हम कैसे, हमें पता होगा कि हमने यहाँ पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, उसका सबसेट लेने, ये सारा प्रूव इसलिए कि आपके पास ये रिजल्ट आ जाए। तो ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि आपसे पूछा हो कि एन छोटा है सी से या एन छोटा है एल्फ नॉट से, तो आपने इस तरह बताना है, एल्फ नॉट से, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये एमसीक्यूज के लिहाज से। उम्मीद है ये कंफ्यूजिंग टॉपिक आपको समझ आया होगा, फिर भी अगर ना हो तो कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह डिटेल में समझाऊंगी आपको एमसी जो है उसमें क्या कहते हैं कमेंट में, और फिर भी ना आया तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इंक्लूड कर दूंगी वो पार्ट जो समझ नहीं आया हो, ठीक है। और फिर भी कमेंट पढ़ना, जो बातें मैंने स्टार्ट में की है वो नहीं भूलना, और अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर तक, अल्लाह हाफिज़।